हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। कल जो चैप्टर हमने शुरू किया था पावर शेयरिंग, उसमें हमने समझा था कि पावर शेयरिंग क्या होता है और पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। उसके अंदर हमने एक बेल्जियम का एग्जाम्पल लिया था कि किस तरह से बेल्जियम में एथेनिक कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। आज के लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और एक और कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे जहां पर इसी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और वहां का एथेनिक कंपोजिशन भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे और यही हमारे चैप्टर को एक तरीके से बेस देगा कि पावर शेयरिंग अगर अच्छे से होती है तो उसका बेनिफिट क्या होता है और कहीं अगर हम इसमें चूक जाते हैं तो हमारे नुकसान क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और कंट्री का एग्जांपल जो कि है श्रीलंका। लेट्स हैव अ लुक। श्रीलंका में भी हमने यही कंपोजिशन समझने की कोशिश की कि यहां पर एथेनिक कंपोजिशन इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे बन गई। इस टॉपिक का नाम बेसिकली मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका है। श्रीलंका आप जानते होंगे इंडिया के साउथ में है। ओके, जो श्रीलंका है एक आइलैंड नेशन है जो हमारे इंडियन स्टेट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, तमिलनाडु स्टेट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर मैं इसको कॉन्टिनेंट्स के अंदर बात करूं तो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट का रीजन ये माना जाता है। इसकी पॉपुलेशन हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन के लगभग सिमिलर सी है। आपको पता होगा बेल्जियम के बारे में मैंने आपको बताया था 1 करोड़ से लिटिल बिट ओवर, जबकि श्रीलंका का जो कंडीशन है लगभग ये 2 करोड़ के आसपास है और हमारे हरियाणा स्टेट का भी लगभग 2 करोड़ के आसपास ही है। सेम सिचुएशन वैसी है कि यहां पर भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। सेम श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है 1948 में। याद रखें 1948 हमें मिली थी 1947। अब आपको समझना जरूरी है, क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं, बहुत ही सिंपल सा है कि इनको किससे मिली है, तो सेम वही ब्रिटिश रूल से मिली थी। हमें किससे मिली थी? ब्रिटिश रूल से। आप ये याद रखें 1947 इंडिया एंड 1948 श्रीलंका। यहां पर कुछ चीजें ऐसी आपको समझनी है जो कि कहीं ना कहीं इस बात को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करवाना पड़ेगा आगे बोर्ड्स के अंदर कि वहां पर कंपोजिशन किस बेस पे अलग था, एथेनिक कंपोजिशन किस बेस पे अलग था। मैंने कल भी आपको बताया था एथेनिक कंपोजिशन डिपेंड करता है लैंग्वेज बिहाफ पे, उनके कल्चर के बिहाफ पे हो सकता है या फिर उनकी हिस्ट्री के बिहाफ पर भी, साथ ही जो भी रिलीजन वो फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर जो बेस बना, जो मेजोरिटिज्म वाला जो मैं यहां पे कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ओवर द लैंग्वेज। यहां पर एक लैंग्वेज है जिसको कहते हैं हम सिंघला, इसको हिंदी में कहते हैं सिंघली। ओके, अगर मैं इसको समझाऊं आपको तो हिंदी में इस लैंग्वेज को कहा जाता है सिंघली और यहां पर जो आपको दिखाया गया है यह है सिंघला। ओके, यहां पर जो लोग सिंगला स्पीकर्स थे, सिंगला स्पीकर्स मतलब जिन लोगों ने सिंगली लैंग्वेज को बोलना शुरू किया था या जो वहां रहते थे, उनका हमेशा से डोमिनेंस रहा। अगर मैं इसको यूं समझाऊं कि जो इनकी नेटिव लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? सिंगला लैंग्वेज। तो जो सिंघालाज थे, सिंघालाज वो होंगे जो सिंगली लैंग्वेज को बोलते होंगे। सिंघालाज हमेशा डोमिनेंस में रहे, गवर्नमेंट के अंदर भी, और साथ ही इन्होंने पॉपुलेशन वाइज भी अपनी मेजोरिटी यहां पर बना के रखी है हमेशा। टॉपिक क्या है हमारा? मेजोरिटिज्म, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। गॉट इट? यहां पर जो चीज सीन समझना है हमें वो ये है कि सिंगला स्पीकर जो कम्युनिटी है यहां पर हमेशा मेजोरिटी में रही है। अब ऑब्वियसली मेजोरिटी में रहेगी और एक पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज जो ये बोल रहे हैं उस लैंग्वेज के लिए ज्यादा डेडिकेटेड होंगे। बात समझ रहे हो कि यहां पे जो गवर्नमेंट थी उसने हमेशा ऐसे मेजरमेंट अडॉप्ट किए जो कि सिंगला सुप्रीमेसी को बनाए रखें। सिंगलाज को हमेशा सपोर्ट करने के लिए दे हैव क्रिएटेड सच पॉलिसीज जो इनडायरेक्ट मैनर में या डायरेक्ट मैनर में इनको सपोर्ट करती हो। ऐसे ही इन्होंने एक एक्ट बना दिया 1956 में। एनटीएससी के अंदर अगर आपको दिमाग में रखनी है तो कुछ चीजें, इंडिपेंडेंस कब मिली, एक्ट कब आया और उस एक्ट को किसके बिहाफ पे डिसाइड किया गया था, तो दैट वाज देन लैंग्वेज। तो क्या क्या हुआ इस एक्ट में? द एक्ट वाज 1956 जिसके अंदर सिंगला जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। गॉट इट? अब प्रॉब्लम क्या होती है पहले यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगर हम मैप की ओर गौर करते हैं तो यहां देखिए, यहां पर इस मैप में बताया गया है कि ये जो एरिया है जो येलोइश है ये बेसिकली सिंगला कम्युनिटी के लिए है। ये जो रेड कलर का जोन आपको दिख रहा है यहां पे तमिलियंस रह रहे हैं। ये जो थोड़ा रेडिश कलर दिख रहा है आपको यहां पर, चाहे यहां पे या इन प्लेसेस पे, यहां पर भी तमिलियंस रहते हैं, लेकिन वो तमिलियंस जो नेटिवली इंडियन से रिलेटेड है। और कुछ एरिया जो डॉटेड आपको फॉर्म में दिख रहे हैं यहां पे, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू मुस्लिम कम्युनिटी।
ये मिक्स में है, ठीक है। आप यहां समझना है आपको, जब मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। देखिए क्या क्या देखा हमने, मेजोरिटिज्म हम पढ़ रहे हैं श्रीलंका की, आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि श्रीलंका कहाँ है, साउथ एशियन कंट्री, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, तमिलनाडु से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इसके अलावा यहाँ की जो इनको इंडिपेंडेंस मिलता है 48 में मिलता है। यहाँ पे एक कम्युनिटी है जो एक बेसिकली लैंग्वेज बोलती है जिसका नाम है सिंगला लैंग्वेज, और उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उस कम्युनिटी को, उस लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग हैं वो हैं सिंगलास, और ये हमेशा मेजॉरिटी में रहे, और इन्होंने अपनी मेजॉरिटी को बनाए रखने के लिए, सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए दे हैव क्रिएटेड सम पॉलिसीज जो हमेशा इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर में सपोर्ट करती थी। गॉट इट। अब देखिए आगे, और यहां पे द गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर्ड सिंगला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटीज पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब क्योंकि तुम जानते ही हो यहां पर जो गवर्नमेंट है, यहां पर जो बेसिकली देवर क्रिएटेड, कुछ इस तरह की पॉलिसी इन्होंने क्रिएट कर ली है जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि हमेशा ये लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों को बेनिफिट मिले। अब ये बात तो हालांकि बहुत गलत है कि आप किसी एक कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रहे हो जो शायद हर सब के लिए अच्छी नहीं है। ओके, सो यही हुआ है भैया कि यहां पर इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जो हमेशा सिंघालास को क्या करते थे, कहीं ना कहीं पुश करते थे टूवर्ड्स डेवलपमेंट, कि यूनिवर्सिटीज में इनकी अच्छी पोजीशन रहेगी, गवर्नमेंट जॉब में इनको हमेशा फेवर मिले। और नया कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके से इन्होंने रिफॉर्म किया जिसके अंदर हमेशा इन्होंने फोकस किया कि इनकी जो लैंग्वेज है, सिंगला लैंग्वेज जो है, उसको हमेशा प्रोटेक्शन मिले, साथ ही बौद्धिज्म को भी इनको थोड़ा सा सपोर्ट करने को एक्स्ट्रा चांसेस मिल जाए। यहां पर जब मैं इनका रिलीजन बताऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा कि ये लोग हमेशा जो मैक्सिमम सिंगला कम्युनिटी को सिंगला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो बौद्धिज्म के भी फॉलोवर थे। सो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को प्रोटेक्शन मिली, मतलब इनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया गया, साथ ही जो बौद्धिज्म है उसको भी प्रोटेक्शन इन्होंने देने की कोशिश की अपनी पॉलिसीज के थ्रू। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? होपफुली आ गई होगी। लेट्स सी और क्या क्या हुआ। अब अगर मैं इनका एथनिक कंपोजिशन बात करें, एथनिसिटी की बात करें जो कि लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेज के बेस पर है, तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे अच्छे से। देखिए यहां पर एक ग्रुप तो है सिंगला और एक ग्रुप है तमिलियन। ये तो हो गए इनके मेजर सेक्शंस। दीज आर द टू मेजर सेक्शंस जिनके बीच में डिफरेंस है। जैसे वहां पर था, हमने देखा था डच और स्पीकर्स, यहां पर भी सेम वैसा ही है। यहां पे सिंगलाज हैं एंड तमिलियंस हैं। तो यहां पर समझने वाली बात है 74% एंड 18%। यहां पर ये दो ग्रुप हैं। ओके, जो रेस्ट ऑफ द पीपल हैं वो बचे हुए हैं 7%। अब टोटल अगर इनकी बात करें तो लगभग 99 हो रहे हैं, तो 1% हमने एक्स्ट्रा रखा है कि जो दूसरे रिलीजन के भी लोग हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सके। देखिए 74%, 7% एंड 18%। जस्ट फोकस ओवर इट। जो सिंगला कम्युनिटी है, सिंगला कम्युनिटी के अंदर मैक्सिमम पूरे देश की पॉपुलेशन का 74% पॉपुलेशन इस कैटेगरी से बिलोंग करती है, और मैक्सिमम ये जो लोग हैं वो बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध रिलीजन के फॉलोवर हैं। अगर हम तमिल स्पीकर्स की बात करें, जो तमिलियंस हैं, दे आर बेसिकली 18%। ओके, कितने परसेंट है? 18%। और ये लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। एक है श्रीलंकन तमिल्स, जिनका एक तरीके से जो ओरिजिन है या जो जिनके फोरफादर हमेशा से ही श्रीलंका का पार्ट रहे, वो तो है 13%, और ये है 5%। हालांकि बहुत डीप जाकर के हमने इसको डिस्कस किया है, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आप सिर्फ जस्ट फोकस कर सकते हैं 18%, जिसके अंदर 5 और 13 वाला कैटेगरी हमने दिमाग में सिर्फ एक रखना है, अगर आप जानना चाहें, डिटेल में पढ़ना चाहें तो। बाकी 74% पीपल वर सिंगला स्पीकर्स एंड तमिलियंस जितने थे वो थे 18%। अब भैया दोनों ही कम्युनिटीज से कुछ लोग ऐसे भी थे जो तमिल बोलते थे और सिंघला बोलते थे। ये इन टोटलिटी अगर रिलीजन वाइज बताऊं तो 7% ये बोथ कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले थे। मैंने 1% का आपको किस्सा बता ही दिया है कि टोटल अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजन के ग्रुप के भी लोग इसमें शामिल होंगे। ओके, इस चीज को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कौन से कितने लोग थे और कहां कहां से थे। मैं सेम आपको अगर हम बात करेंगे बेल्जियम की तो उसका भी इससे रिलेशन बता दूंगा, और ये भी तुम्हें समझना जरूरी है कि दोनों के बीच में कंपेयर करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेट्स सी, ये तो था श्रीलंका का और बेल्जियम का। एक बार बेल्जियम का देख लें अपन, तो बेल्जियम में दो डच, एक तो डच लैंग्वेज और एक फ्रेंच लैंग्वेज थी मेजरली, है ना। तो डच वाले कितने थे बेटा जी, और फ्रेंच वाले कितने थे? करेक्ट, यहां पे देवर 59 एंड देवर 40।
और 1% जो बच रहे थे वो जर्मन बोलते थे। एम आई राइट? ओके, 59, 40 एंड 1%। यहां पर कितना है? 74, 18। ओके, 74 एंड 18 ये जो है ये मिक्स में है। तो मेजर तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट का कारण है सिंघला और तमिलियन, ये दोनों लैंग्वेज। ओके, होपफुली ये चीज याद रहेगी आपको। सो दो कंट्रीज का एग्जांपल लिया, दोनों कंट्रीज में हमने कंपेयर करने की कोशिश की है कि श्रीलंका का क्या कंडीशन है और बेल्जियम का क्या कंडीशन है। अब समझो, ये तो सिर्फ कंडीशन समझा है, अब हुआ क्या क्या, डिससेटिस्फेक्शन कैसे क्रिएट हुआ वो हम बात करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम समझे ना, अगर श्रीलंका में मेजोरिटिज्म से लोग गुस्सा क्यों थे। देखिए, अभी तक तो सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना रही है, किसी एक पर्टिकुलर क्लास सेक्शन को ये सपोर्ट करने के लिए बना रहे हैं। अब भैया होता है कॉन्फ्लिक्ट शुरू। कैसे? तो भैया जितने भी तमिलियंस थे दे वर एक्चुअली फीलिंग कि अब हमारे को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, हमारे से इनको मतलब ही नहीं है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग ओवर अस, ना तो हमारे बारे में सोचती है ना हमारे बारे में ये कुछ कर रही है। तो इनके बीच में एक तरीके से ये फीलिंग आ गई कि ये हमें इग्नोर कर रहे हैं, और ये जो इग्नोरेंस वाली फीलिंग होती है डेमोक्रेसी में बहुत ही खतरनाक होती है भैया। सो समझने वाली बात है, यहां ऐसा कुछ हुआ अगर, तो क्यों हुआ? क्योंकि पॉलिसीज उन्होंने कुछ ऐसी बनाई थी जो कहीं ना कहीं इनको इग्नोर कर रही थी और सिंघला जो लैंग्वेज है उसको सपोर्ट कर रही थी। नेक्स्ट देखिए, जो एक तरीके से सिंगला कम्युनिटी के लोग थे वो तो बहुत ऐश में थे, और ये जो लोग थे ये कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहे थे। तो सप्रेस जब होने लगे ये, तो इन्होंने किन कारणों से ऐसा हो रहा था, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। इनको लग रहा था कि जो बौद्धिस्ट सिंघालाज हैं वो एक तरीके से लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्हीं की बन रही है, और वो हमारे कल्चर को एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं कि ना तो इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है और ना ही इनके कल्चर के लिए वो लोग सेंसिटिव हैं, ना ही इनके बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने कहा कि तमिलियंस को ये लगने लग गया था कि जो सिंगला लीडर्स हैं, जो बौद्धिज्म से रिलेट करते हैं, उनको हमारे रिलीजन से, हमारे लैंग्वेज की तरफ और हमारे कल्चर की तरफ कोई भी उनका एक तरीके से सपोर्ट नहीं है। हमारे सेंटिमेंट्स को भी वो इग्नोर करते हैं, हमारे इमोशंस को भी वो इग्नोर करते हैं। ये चीज इनको लगने लग गई थी, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, और इनको लगा कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं और जो भी पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको इक्वल नहीं माना जा रहा, कहीं ना कहीं इनको इग्नोर किया जा रहा है। सेम वही चीज, चाहे राइट्स देने की बात हो, चाहे इनके लिए पॉलिसीज बनाने की बात हो, ऑल पीपल वर इग्नोरिंग देम। गवर्नमेंट जॉब्स इनको नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स पे भी इनका, अब हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इनको काबिल नहीं समझा जा रहा है। तो भैया गुस्सा तो आएगा ही कि गवर्नमेंट जॉब भी हमें नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज भी आप हमें नहीं दे रहे हो, तो भैया पंगा है। सो देखो और क्या हुआ आगे। तो दीज वर द 3 रीजंस, इन 3 कारणों से हमने इसको समझा कि इन 3 कारणों से कहीं ना कहीं दे वर अनहैप्पी। और क्या हुआ, अब जब इनको ऐसा लगने लगा तो बोला भैया डेमोक्रेसी का तो पार्ट है ही, और डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात जय हो नारा लगा दो। तो ऐसा ही हुआ, इन्होंने भी क्या करने लगे, अब इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च कर दिया और स्ट्रगल शुरू कर दिया। किसके लिए? कि तमिल लैंग्वेज को भी आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। देखो, देयर आर 2 लैंग्वेजेस, एक होती है नेशनल लैंग्वेज, एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे नेशन की नेशनल लैंग्वेज अलग होगी और हो सकता है सिमिलर ही हो, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हो सकता है सिमिलर हो या फिर अलग हो। ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकार के जितने भी काम होंगे वो उस लैंग्वेज में हों, वो तो होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। और नेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी वाले लोग होते हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको बना दिया जाता है नेशन की लैंग्वेज। जैसे हमारे यहाँ की नेशनल लैंग्वेज क्या है, हमारे हिंदी बोली जाती है, हमारा जो नेशन है वो बेसिकली हिंदी के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तुम्हें पता होगा तमिलियंस ने प्रोटेस्ट किया था एंड 1965 में इसको हटा दिया गया था। पहले तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज भी माना हमने, बट ऐसा बाद में हटा दिया गया बिकॉज तमिलियंस ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद में उसको हमने हटा दिया। सो तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज दे वर स्ट्रगलिंग फॉर। नेक्स्ट, इनको चाहिए था रीजनल ऑटोनॉमी। बस बहुत ही सिंपल है, रीजनल ऑटोनॉमी को समझो कि भैया जहां पर हम लोग रह रहे हैं वहां पे आप ठीक है, आप हमें पूरे नेशन में अलाउ नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप हमें उन एरियाज में तो अलाउ करो जहां पे हमारी मेजॉरिटी है। जैसे देखो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, मैंने कहा तमिलियंस रह रहे हैं कहां पे, इन एरियाज में। तो उन्होंने बोला हमें ऑटोनॉमी दे दो। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जहां एक्सटर्नल कंट्रोल ना रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे नहीं चाह रहे कि आप हमें सब कुछ ये करो, आप इन एरियाज में तो हमें अलाउ करो कि हम हमारे हिसाब से काम कर सकें। ठीक है, बात तो जायज सी,
अलग तो नहीं है, सही बात बोल रहे हैं। सो इन्होंने कहा हमें कि रीजनल ऑटोनॉमी हमें मिलनी चाहिए। ओके, सो आगे देखो और क्या होता है। दे वर डिमांडिंग कि हमें अपॉर्चुनिटी तो इक्वल दो, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात हो, चाहे फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम की बात हो, अपॉर्चुनिटीज की बात हो, हर जगह पर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। आप बात समझें, इन्होंने डिमांड किया कि हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए, चाहे हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करना चाहें या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहें। क्योंकि ये बात तुम जानते हो, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तब होगा जब आप इन सभी चीजों को इक्वली सबके साथ शेयर कर रहे हो। गॉट इट? सो दीज वर द डिमांड्स एंड दीज वर द कॉजेज ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। आगे जब तमिलियंस डिमांड करना शुरू करते हैं तो क्या लगता है तुम्हें, जो डोमिनेंट क्लास होगी क्या वो आसानी से सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं करेगी। क्यों? किसी को भी अपनी पावर शेयर करना अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास में सारी अथॉरिटीज हैं और कोई आके तीसरा बोलता है कि मुझे ये अथॉरिटीज दे दीजिए आप, तो एक बार के लिए आप उस पर्सन को जरूर दे सकते हो जो आपके अंडर में है, बट उसको नहीं दोगे जो एक्सटर्नल बॉडी है। तो इनके लिए तमिलियंस कौन थे? तमिलियंस इनके लिए एक्सटर्नल थे। सो दिमाग में रखना कि इन लोगों की बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक तरीके से डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि हम आपको इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी भैया नहीं देंगे। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा। अब सुनो आगे क्या हुआ। जब इस तरह का सारा सब कुछ चल रहा था तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। इट वॉज द टाइम ऑफ 1918 जहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने और अब ये सारे डिमांड कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए उन स्टेट्स की, उन प्लेसेस की, उन जगहों की जहां पे तमिल कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। तमिल कम्युनिटी जहां पे एग्जिस्ट करती है, नॉर्थ वाला एरिया और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। यहां पे ये एलिम्स बनाना चाह रहे थे, मतलब ई स्टेट्स बनाना चाह रहे थे, उन एरिया को इनसे फ्री करना चाह रहे थे। या तो आप हमारी बात मान लो या हमको अलग कर दो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा इन्होंने किया। जब गवर्नमेंट को पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है तो उन्होंने बोला अच्छा हमसे लड़ोगे तो आओ भिड़ते हैं मैदान में। तो ऐसा ही हुआ। जब लड़ाई शुरू हुई तो और कुछ नहीं गया, सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर का मतलब होता है जहां सिविलियंस के बीच में आपस में वॉर हो जाता है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो व्हाट दे विल डू, ये कोशिश करेंगे कि सिंगला कम्युनिटी के लोगों को अलग भड़काया जाए और तमिलियंस को अलग, और फिर दोनों आपस में लड़ने। गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भैया वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द बोथ कम्युनिटीज लॉस्ट देयर लाइफ। अपनी जिंदगी बहुत लोगों ने खो दी। और लास्टली फिर यही हुआ कि जो लोग सिविल वॉर का पार्ट बने या जिनकी फैमिली सिविल वॉर का पार्ट बनी और नाउ दे वांटेड कि अब हम पीसफुल हमारी लाइफ जिए, वो वहां से एक तरीके से चले गए बाय बाय कह के अपने देश को। द पीपल वर फोर्सली टू लीव द श्रीलंका एज अ रेफ्यूजी एंड मैनी मोर द लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स लीडिंग टू द टेरेबल सेटबैक्स इन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल लाइफ। कुछ ने तो अपने आप को वहां से मूव करवा लिया, कुछ को जबरदस्ती वहां से भेज दिया गया। और इन सब का कंक्लूजन एक निकलता है, वो ये था कि इन सबको अपनी लाइफ एक तरीके से खोनी पड़ी और उसका नुकसान ये रहा कि द पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, देयर लाइवलीहुड, अ टेरिबल सेटबैक दे हैव सीन इन सोशल ऑर्डर, इन कल्चरल ऑर्डर एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर। ओके, सो ये सारी चीजें श्रीलंका में हुई। अच्छा, आप पहले वाला याद कर लो। पहले वाले में क्या है? पहले वाले में जो बेल्जियम के अंदर हुआ तो बेल्जियम ने कुछ ज्यादा नहीं किया। बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने अभी तक केवल वहां पे कैटेगरीज देखी है, उनकी कैपिटल के अंदर और उनके कंट्री के अंदर। यहां पर हमने सारा देख लिया श्रीलंका में हुआ क्या है। बेल्जियम ने क्या सॉल्यूशन निकाला? इन्होंने तो सॉल्यूशन ही नहीं निकाला। इन्होंने तो अपना डोमिनेंस बना के रखने की कोशिश की। उन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकाला। अब वो सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। इसको टॉपिक का नाम दिया गया है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या किया गया, क्या सॉल्यूशन निकाला गया, इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेल्जियम में क्या हुआ। प्रॉब्लम तो वहां पर भी हो रही होगी, लड़ाई तो दोनों जगह है। पावर किसको नहीं चाहिए? पावर आपको भी चाहिए, पावर मुझे भी चाहिए, पावर गवर्नमेंट के हर एक आदमी को चाहिए। तो वहां पर इन लोगों ने क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और वो कैसे हमारे लिए एक आइडल है। लेट्स हैव अ लुक। यहां पर इसने कहा कि जो बेल्जियन लीडर्स थे टुक अ डिफरेंट पाथ बाय recognizing the existence of regional differences and cultural diversities। जो बेल्जियन लीडर्स हैं उन्होंने एक बहुत ही यूनिक सा फॉर्मूला निकाला कि दोनों ही लोगों का, दोनों ही कल्चर का एक तरीके से एग्जिस्टेंस बना रहे। They have amended 4 times। Amendments means
बदलाव करना। दे हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 times बिटवीन 1970 to 93। आप याद रखें एनटीएससी के लिए आपकी किताब से, हालांकि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत सारे इस लेक्चर के लास्ट में कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क में। यहां पे अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव डन 4 times, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और 1970 से 93 के बीच में ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया। जिससे किया क्यों गया, जिससे कि सेम कंट्री में सारे लोग एक साथ रह सके हैप्पीली। दूसरी चीज, उन्होंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए जो एक तरीके से बहुत ही इनोवेटिव थे, उनके लिए, खुद के लिए भी और दूसरी कंट्री के लिए भी। दूसरी कंट्रीज के यहां पर भी तो डाइवर्सिटी होगी, हमारे यहां पर भी बहुत डाइवर्सिटी है, तो दूसरी कंट्रीज के लिए एक तरीके का एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने, और दैट एग्जाम्पल वाज द रियल एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। जो बेल्जियन मॉडल इन्होंने अडॉप्ट किया, बेल्जियम के अंदर जो लीडर्स थे उन्होंने जो नया इनोवेटिव तरीका निकाला, उसमें क्या क्या किया देखो भाई। पहला, द नंबर ऑफ डच स्पीकर्स एंड फ्रेंच स्पीकर्स, जो मिनिस्टर्स थे वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। हर जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर मैक्सिमम जगह डेमोक्रेसी आप देखते हैं तो इस तरह का सिस्टम वहां होता है, या तो वो होल्डिंग टुगेदर वाले कंसेप्ट में होता है या कमिंग टुगेदर वाले कंसेप्ट में होता है। यहां पर क्या है, यहां पर सिचुएशन है कि द नंबर ऑफ डच स्पीकर्स एंड फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर स्पेशली, दे हैव गिवन द इक्वल राइट्स। ओके, इसको ऐसे समझें आप कि जो नंबर ऑफ डच स्पीकर्स एंड फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर्स हैं उनका नंबर इक्वल कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि भैया अगर 50 सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकर्स हैं तो फ्रेंच स्पीकर भी 50 ही होंगे, जिससे उनको ये ना लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल एक ही जो कम्युनिटी है, एक ही कम्युनिटी के ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसा नहीं किया गया। सुनिए नेक्स्ट पॉइंट में, ये पहला वाला किसका है, अभी इसको रिवाइज करना है, रिमेंबर करना है आज के आज ही, ऐसा नहीं हम कल पे छोड़ देंगे। पहले वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट पे बेस्ड माना है हमने, और दूसरे वाले में क्या है देखना, सर्टेन पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा फेडरल स्ट्रक्चर में होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके कहां दे दी हमने दी थी स्टेट गवर्नमेंट को, ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के इन दोनों रीजन्स में। कौन से 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री मींस, जो हमने वैलोनिया रीजन देखा था, फ्लैमिश रीजन देखा था, बेल्जियन रीजन देखा था, उसके अलावा जो यहां पर स्टेट्स हैं जहां पे लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, वहां पर भी पावर को शेयर कर दिया गया। गॉट इट। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी पावर आ गई, सेम वैसे ही। और देखिए तीसरा पॉइंट, देयर वाज अ सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्राजील in which the both of the communities had the equal representationship। सोचिए कैपिटल के अंदर, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है, लेजिस्लेचर वहां काम करता है, जबकि वो यूटी है फिर भी वहां पर लेजिस्लेचर है। तो यहां पर भी ऐसे ही कुछ किया गया, क्योंकि इट वाज इंपॉर्टेंट, डिफरेंट था बहुत ज्यादा, तो कैपिटल में एक अलग से गवर्नमेंट बना दी गई। उस गवर्नमेंट में भी सेम वही प्रोसीजर अपनाया गया कि हम मिनिस्टर्स की जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल कर देंगे। तो वही सेम चीज यहां पर भी हुई, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई जहां पे मिनिस्टर्स का जो नंबर था वो इक्वल रखा गया। Got it? The first one was related to central government, the second was state government, and third one was capital से related। अब देखिए भैया फोर्थ में, अब देखो फोर्थ वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचो हर एक कम्युनिटी को आपने इतना राइट तो दे दिया, उसके बाद भी अगर डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है तब क्या करेंगे? तो वही फोर्थ वाला पॉइंट बताता है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके रिलीजन को लेकर, आपकी लैंग्वेज को लेकर और आपके कल्चर को लेकर के गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, तो आपके पास में एक अलग से गवर्नमेंट होगी जो आपके लिए लड़ेगी। कैसे? देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। अगर डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं तो उनकी कम्युनिटी के अंदर एक गवर्नमेंट बनी जाएगी, उनके लीडर चुने जाएंगे। फ्रेंच बोलने वाले अपने चुनेंगे, साथ ही जो दूसरी कम्युनिटी के हैं जैसे जर्मन स्पीकर्स हैं तो दे विल ऑल्सो। सो इसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, और कम्युनिटी गवर्नमेंट दोनों ही क्लासेस से, सारी क्लासेस से चुनी जाएगी। और इस तरह से ये कम्युनिटी गवर्नमेंट आगे चल करके कभी अगर इनको डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है तो दे विल रेज देयर वॉइस। ओके, एक बार देखिए फटाफट से जल्दी से, तो आप मुझे भी बता दो फटाफट कि क्या क्या इनका जो अकोमोडेशन हुआ बेल्जियन मॉडल में वो क्या था। सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल स्टेटस, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट में भी उतना ही, कैपिटल में अलग से गवर्नमेंट, और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाने का प्रोविजन इन्होंने किया। क्या बात समझ में आई? होपफुली समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो पूछना है आपको दोबारा, कमेंट में आप बोलते जाइएगा अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आपको, और जो नोट्स होंगे हम शेयर करेंगे। आगे देखिए,
अगर हम डिफरेंस समझने की बात करते हैं, दिस इज जस्ट अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये उस बोर्ड एग्जामिनेशन का पार्ट हो सकता है जो आपसे पूछ लिया जाए। तो देखिए भैया, क्या डिफरेंस रहा इन दोनों के बीच में। अगर मैं बेल्जियन मॉडल की बात करता हूं तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस। तो देखो, बेल्जियम में क्या हुआ जो श्रीलंका में नहीं हुआ था। करें शुरू। पहला, यहां पर लीडर्स ने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि यूनिटी बना के रखनी है भैया, तो आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा डिफरेंस का। ये जो इनके सेंटिमेंट्स, इनकी जो फीलिंग है, इनका जो इंटरेस्ट है, उसको रेस्पेक्ट करोगे तभी आप यूनिटी बना के रखोगे। श्रीलंका ने क्या किया, द मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर द अदर पीपल। वो अपनी पावर ही शेयर नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे जो हमारे राइट है वो हमारे तक ही रहे और किसी को हम शेयर ना करें, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से, मेजोरिटी ने अपना मिसबिहेव किया दूसरे कम्युनिटी के साथ में और फोर्स किया उनको कि भैया तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसने कहा इट हैज हेल्प्ड इन कीपिंग द कंट्री पीसफुल एंड यूनाइटेड। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया उसके थ्रू कंट्री को हेल्प मिली कि वो पीसफुल मैनर में रह सके और यूनाइटेड रह सके। जबकि भैया श्रीलंका के अंदर सिचुएशन तो बहुत ही भयानक थी, डरावनी थी। वो लोग तो चाहते थे कि हमारा पावर रहे चाहे हमें मारना पड़े, और उन्होंने किया भी। सिविल वॉर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सिविल वॉर से सिचुएशन पीसफुल कभी नहीं रह सकती, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। आपको पता होगा कोल्ड वॉर नाम कभी सुना, कोल्ड वॉर के बारे में। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था तो उसके बाद में कोल्ड वॉर हुआ, और कोल्ड वॉर के कारण बहुत सारी जगह पे सिविल वॉर हुए। कोल्ड वॉर के अंदर नेशन ने आपस में लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन वहां के सिविलियंस ने आपस में लड़ाई लड़ी। यूएसएसआर का नाम आप जानते होंगे। यूएसएसआर में क्या हुआ था, यूएसआर के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ, सिविल वॉर का वो शिकार बने। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 2 एग्जाम्पल्स, जहां पे हमने बेल्जियम और हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया और ये समझा कि पावर शेयरिंग अगर आप नहीं करते हो तो उसका नुकसान क्या होता है। आज हम जो ये समझ रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे हमारे कल के लेक्चर के साथ। अब जो आने वाला कल का लेक्चर है वो होगा कि ये पावर शेयरिंग हमारे लिए डिजायरेबल क्यों होती है, इंडिया जितनी बड़ी कंट्री में ये डिजायरेबल क्यों होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। सो आज का होमवर्क क्या रहेगा आपके लिए, वो ये रहेगा कि इसको आप स्टडी करेंगे अच्छे से। हालांकि बहुत सिंपल सा है, आपको ज्यादा फोकस दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपको बेल्जियम का एग्जाम्पल, श्रीलंका का एग्जाम्पल और ऊपर जो डेफिनेशन था वो याद करना होगा। नीचे कमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता दोगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ में तो आप इंटरेक्शन भी हमारे साथ कर सकते हैं लाइव चैट्स वगैरह के अंदर। सो हम हेल्प करेंगे आपकी हर उस तरह से जिस तरह से आपको वो सूटेबल हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय, सी यू।